अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड ईयर का जो कि एनबीएफ का न्यू सिलेबस है आपका। स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 से और फिर इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 करेंगे और इसी तरह जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पहले उनको कवर करके देन हम बाकी चैप्टर्स को भी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हम डिस्कस करें। सो अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 से जो कि आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिदम है। इस पूरे लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग है क्या, उसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर की, जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप अगर उठा के देख लें तो उसका एक मेन बिल्डिंग ब्लॉक आप कह सकते हैं, वो डाटा स्ट्रक्चर है। अब ये डाटा स्ट्रक्चर के वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अप्लाई हो सकते हैं, चाहे वो पाइथन हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, कोई भी लैंग्वेज हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आपने उसके बाद सिर्फ सिंटैक्स समझना है, किसी भी लैंग्वेज के सिंटैक्स पिक करें और उसके अंदर आप इन तमाम डाटा स्ट्रक्चर्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम ये अपने डाटा स्ट्रक्चर के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और सिर्फ 2 टाइप्स हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, एक एरे और लिंक्ड लिस्ट। बाकी जो स्टैक और क्यू है इंशाल्लाह उसको फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, तो हमारे चैप्टर का नाम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिदम। पहले तो ये समझते हैं कि इन 2 वर्ड्स का मतलब क्या है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग और एल्गोरिदम। एल्गोरिदम तो आपने पहले भी वर्ड सुना होगा, आपने कहीं न कहीं पढ़ा होगा कि एल्गोरिदम हमारा होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। यानी हमने किसी भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करना होता है तो एल्गोरिदम वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जो हमें बताता है कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। उसके अंदर दूसरी चीज़ आती है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अब कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मतलब क्या है कि हमने कंप्यूटर के माइंड की तरह या कंप्यूटर की तरह सोचना है कि कंप्यूटर किस किस तरीके से इस चीज़ को सॉल्व करेगा। यानी हमने ये नहीं सोचना कि अगर एक पर्सन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो कैसे करेगा। हमने कंप्यूटर के प्रिंसिपल, कंप्यूटर के रूल्स, कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजीज़ को माइंड में रख के देखना है कि अगर हमने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सो कंप्यूटेशनल थिंकिंग बेसिकली क्या है, एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस जो कि कंप्यूटर साइंस के रूल्स को अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब ये हमें कैसे हेल्पफुल है कि हम इसका सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हम अपनी किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर लेते हैं और फिर उन छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उन्हें फिर इंटीग्रेट करके कंबाइन करके तो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हैं। अब वो प्रॉब्लम किसी भी फील्ड की हो सकती है, वो साइंस की हो सकती है, वो बिजनेस की हो सकती है, वो मेडिसिन की हो सकती है, वो इंजीनियरिंग की हो सकती है, वो कोई हमारी डेली लाइफ की हो सकती है। जिस तरह हम बात करते हैं कि हर एक फ़ील्ड दूसरी फ़ील्ड से डिफरेंट होती है, इसी तरह हर प्रॉब्लम भी हर फ़ील्ड की दूसरी फ़ील्ड से डिफरेंट होगी, तो उसका सॉल्यूशन भी हम किसी न किसी डिफरेंट तरीके से निकालेंगे, राइट? सो हमारी जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है ये हमें हेल्पफुल इस होती है कि हम डिफरेंट प्रॉब्लम को डिफरेंट फील्ड के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर स्मॉलर स्टेप्स, राइट? सो अगर बेसिक क्रक्स निकालें इस कंप्यूटेशनल थिंकिंग का तो वो ये है कि ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है जो कि हमें हेल्प करता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को लॉजिकली कंप्यूटर की तरह सिस्टमैटिकली किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं और फिर हम उसे किसी भी फील्ड के अंदर अप्लाई करके किसी भी फील्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर जब हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो हर प्रॉब्लम जो है वो इन्हीं 4 की कंपोनेंट्स को यूज़ करके सॉल्व की जाती है और कंप्यूटेशनल थिंकिंग का प्रोसेस बेसिकली इन 4 स्टेप से मिलके बना है। यानी कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर हमें जो चीज़ माइंड में रखनी होती है वो ये 4 स्टेप्स हैं कि हम जो है वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम डिकम्पोज़िशन करेंगे। डिकम्पोज़ का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को तोड़ना, तो तोड़ के छोटा कर देना, राइट? सो डिकम्पोज़िशन का मतलब है हम बड़ी प्रॉब्लम को तोड़ के छोटी-छोटी उसके पार्ट्स बना लेंगे, उसके मैनेजेबल पार्ट्स बना लेंगे ताकि हम उन छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक बड़ी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकें। इसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हमने अगर कोई भी ऐप बनानी है, एप्लीकेशन बनानी है, चाहे वो आपका कोई नेविगेशन सिस्टम हो, चाहे वो कोई भी नॉर्मल ऐप हो, तो आप उस ऐप के अंदर डिकम्पोज़िशन में क्या करेंगे, आप देखेंगे अच्छा मुझे जो भी एक ऐप या एप्लीकेशन बनानी है या सॉफ्टवेयर बनाना है, इसके कौन से मेन पार्ट्स हैं, इसमें क्या होना चाहिए। जैसे अगर हमें कोई नेविगेशन ऐप बनानी है, नेविगेशन क्या होती है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए लोगों को हेल्प करती है। तो हम ये देखेंगे कि अच्छा इसके अंदर हमें करना क्या है, हम देखेंगे अच्छा एक हमने सेलेक्ट करनी है अपना स्टार्टिंग पॉइंट,
फिर हमारा डेस्टिनेशन क्या होगा, फिर हमने रूट डिसाइड करना है, फिर हमने ट्रैफ़िक को देखना है कि कितनी होगी। तो हमने अपनी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर लिया। अगर लेट्स सपोज़ इसी की बात करें, रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल की बात करें, हमने रियल लाइफ़ में अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो उसमें भी हम डिकम्पोज़ीशन कर सकते हैं। हमने कोई पार्टी अरेंज करनी है तो हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लें, गेस्ट को लाना है, वेन्यू क्या होगा, मेन्यू क्या होगा एंड ऑल दैट, राइट? अब सेकंड पॉइंट आता है पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है कि आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ आइडेंटिफ़ाई करने हैं, कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफ़ाई करने हैं जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स के अंदर कॉमन होते हैं। या अगर हम बात करें कि जैसे अगर हम एक नेविगेशन ऐप बना रहे हैं तो उसके अंदर अगर हमने सिस्टम बनाना है कहीं आने-जाने का, तो हम ये देखेंगे कि अच्छा ट्रैफ़िक के रूल्स के अंदर शायद अगर हम जहाँ ट्रैवल करते हैं वहाँ कुछ जगह पे ट्रैफ़िक ज़्यादा होती है। तो हमें एक सिमिलैरिटी मिल गई कि अच्छा ठीक है क्योंकि हमने इसी तरह की पहले प्रॉब्लम देखी है उसके अंदर ये चीज़ होती है, राइट? सिमिलरली पैटर्न रिकॉग्निशन के अंदर आपने जो मेन फाइंड करना होता है वो सिमिलैरिटीज़ फाइंड करनी होती हैं, कुछ कॉमन पैटर्न्स फाइंड करने होते हैं। उसके बाद हमारी आती है जी एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि आप जो है वो ऊपर-ऊपर से मेन कॉन्सेप्ट को देखें, इन डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने फर्स्ट ईयर के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी कि एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम इन डिटेल किसी चीज़ को डिस्कस नहीं करते बल्कि उसकी ऊपर-ऊपर से चीज़ें सिर्फ़ मेन-मेन जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन पे फ़ोकस करना है। जैसा कि अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें नेविगेशन ऐप की, तो हमें ये नहीं देखना कि रास्ते में कितनी बिल्डिंग आएँगी, तो बिल्डिंग कौन-सी कलर की है, बिल्डिंग कैसी है, घर कैसे बने हुए हैं, लोग कितने होंगे। नो, हमारा फ़ोकस सिर्फ़ ट्रैफ़िक या उस रोड के ऊपर होगा, राइट? कि वहाँ पर ट्रैफ़िक कितनी होगी और रोड कितना बड़ा है या छोटा है या फिर हमें जो है वो कितनी आसानी से हम जा सकेंगे। तो एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आपने इन डिटेल नहीं देखना होता है। जैसे अगर हम कोई ऐप बना रहे हैं ना, तो हम ये देखेंगे कि इसके इंटरफ़ेसेज़ या पेजेज़ कौन से होंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि हर पेज का डिज़ाइन कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा। हम ये देखेंगे कि अगर कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें कितने पेजेज़ हैं। जैसे मैं कहूँ 4 पेजेज़ होंगे, एक अबाउट अस का, एक कॉन्टैक्ट अस का, एक कोई लॉगिन का और साइन अप का। लेकिन हम ये नहीं देखेंगे कि अच्छा अब लॉगिन कैसे होगा, तो साइन अप कैसे होगा, तो हम प्रोसेस कैसे करेंगे, राइट? हम सिर्फ़ फ़ोकस करेंगे कि हमारा फ़ोकस होना चाहिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के है, इर्रेलेवेंट डिटेल्स की फ़िलहाल हम बात नहीं करेंगे। फिर हमारा आता है जी फोर्थ स्टेप दैट इज़ एल्गोरिदम डिज़ाइन। एल्गोरिदम डिज़ाइन के अंदर आपने अपना पूरा प्रोसीजर लिखना होता है फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड काम होना कैसे है। यानी पहले हमने प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन किया था, फिर हमने उस प्रॉब्लम के अंदर कुछ जो हमारी स्टेप्स थे उनकी सिमिलैरिटीज़ हमने आइडेंटिफ़ाई की थी कि जैसे सिमिलैरिटीज़ उनके अंदर क्या होंगी या पैटर्न कौन से हैं या कौन सी चीज़ है जो रिपीट हो रही है, जो कॉमन है हमारी। फिर हमने बात की एब्स्ट्रैक्शन की कि सिर्फ़ मेन-मेन चीज़ें देख लो कि क्या होंगी, जैसे हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये पेजेज़ होंगे, ये इंटरफ़ेसेज़ होंगे जो हमें बनाने हैं। फिर हमने क्या करना है, पूरा प्रोसीजर लिखना है, स्टार्ट से लेके एंड तक ये इवेंट कैसे होगा, एप्लीकेशन बनानी है, पहली चीज़ से लेके आखिरी चीज़ तक कैसे होगा, वो तमाम का तमाम एल्गोरिदम हमने डिज़ाइन करके रख लेना है और फिर उसको हम किसी भी आगे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसी एल्गोरिदम का फ्लो चार्ट बना लें, फिर आगे हम उसका सूडो कोड बना लें, फिर हम उसका कोड बना लें, फिर उसकी एप्लीकेशन बना लें और फिर वो सॉफ्टवेयर बन जाता है। नॉर्मली होता ऐसे ही है कि हम जो है वो इन्हीं 4 स्टेप्स के थ्रू एल्गोरिदम डिज़ाइन करके फिर उसकी कोई डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं और फिर उन्हीं डायग्राम्स को हम जो है वो सूडो कोड में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस सूडो कोड को हम कोड में कन्वर्ट करते हैं और फिर हमारा वो सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है। सो दीज़ आर सम ऑफ द की कंपोनेंट्स। अब इन्हीं की कंपोनेंट्स के अंदर काम परफ़ॉर्म करते हुए जब हम कर रहे होते हैं तब हमें ज़रूरत पड़ती है अपने डाटा स्ट्रक्चर्स की। ओके, सो डाटा स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि इसको हम डाटा स्ट्रक्चर कहते क्यों हैं। देखिए स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक पहले से बनी बनाई चीज़, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, यानी जिसमें हर चीज़ डिफाइन हो। जैसे हम अपने बिल्डिंग के स्ट्रक्चर कहते हैं ना, हमने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया, यानी उसमें डिफाइन होता है कि यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर रूम है, यहाँ पर हमारा वॉशरूम है, यानी सारा कुछ उसका लेआउट डिफाइन होता है। अब डाटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है? वेल डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर जो पहले से हमारी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स के अंदर एक बिल्ट इन चीज़ें हैं जो बनी हुई हैं, हमें सिर्फ उन्हें समझना है और अपने मुताबिक यूज़ करने हैं। अब मैंने करते क्यों हैं? क्योंकि ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें ये कैपेबिलिटी या हमें ये एक एबिलिटी देते हैं कि हम अपने डाटा को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं ताकि हम उस डाटा को आसानी से एक्सेस कर सकें और आसानी से मॉडिफ़ाई यानी चेंज कर सकें और प्रोसेस करा सकें।
सो ये बेसिक मकसद होता है डाटा स्ट्रक्चर का। जिस तरह हम घर में कहते हैं ना, हमने डिफरेंट तरह की चीज़ें बनाई होती हैं डिफरेंट चीज़ों को रखने के लिए। जैसे देखिए, हम अगर बुक्स रखनी है तो हम कबर्ड में रखेंगे, या फिर हमने कोई बॉक्स बनाया होगा उसके अंदर रखेंगे। अगर हमने अपने सिर्फ पेपर रखने हैं, डिग्रीज रखनी है, तो हम किसी फाइल या फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो इसका मतलब है कि हमने हर चीज़ को अरेंज करने के लिए उसके लिए डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं और हम वो यूज़ करते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर भी हमने जब डाटा को स्टोर करना होता है तो हम ये डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं ताकि हम डाटा को आसानी से स्टोर कर सकें और उसे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक्सेस करके जिस तरह से भी प्रोसेस कराना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं वो हम कर सकें। सो इसकी इम्पोर्टेंस यानी इसके एडवांटेजेस आप कह लें। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए ना इम्पोर्टेंस क्या है, किसी चीज़ के बेनिफिट्स बताएं, करेक्टरिस्टिक्स बताएं, तो सारी चीज़ें एक ही होती हैं, बस आपने उसको मोल्ड करके लिखना होता है। अब यही इम्पोर्टेंस इसके एडवांटेजेस भी हैं या इसके बेनिफिट्स भी हैं या हम इसे यूज़ करते क्यों हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फ़ायदा, डाटा को ऑर्गेनाइज़ करना आसान हो जाता है। हमारे प्रोग्राम या जो काम हम इंस्ट्रक्शन एग्ज़ीक्यूट कराना चाह रहे होते हैं, वो हम ज़्यादा एफ़िशिएंटली करा सकते हैं, ज़्यादा फ़ास्टर करा सकते हैं। एफ़िशिएंटली का मतलब क्या है? हमारे लिए उसको मेमोरी को मैनेज करना आसान हो जाता है। एफ़िशिएंसी वो चीज़ होती है जो कम वक़्त में ज़्यादा आउटपुट दे। तो इसका मतलब है इसके थ्रू हमारी मेमोरी मैनेजमेंट आसान हो जाती है, तो हम कम वक़्त में ज़्यादा काम कर सकते हैं। हमारे पास डाटा को इंसर्ट करना, डिलीट करना, सर्च करना, चेंज करना आसान हो जाता है। मेमोरी हमारे पास इम्प्रूव हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वो तमाम बेनिफिट्स हैं, जिसकी वजह से हम डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। अब ये डाटा स्ट्रक्चर्स हैं क्या? अब ये देखते हैं कि ये किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, साथ डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि डाटा स्ट्रक्चर 2 तरह के होते हैं और इसको फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। दैट आर बेसिकली योर टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स, के कौन-कौन से डाटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं हमारे पास। ओके, तो अब बात करते हैं कि ये टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर क्या हैं। डाटा स्ट्रक्चर को नॉर्मली या मेनली हम 2 मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और दूसरे को हम कहते हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की फर्दर 4 टाइप्स हैं, जिसमें से 2 हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और बाकी ये सारी इन डिटेल में हम 2-2 करके अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं एरेज़, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक और क्यू। एरे उस लिस्ट की तरह जो फर्स्ट ईयर में हमने डिस्कस की थी कि हम जो है वो लिस्ट क्रिएट करते हैं और आपको याद होगा हमने लिस्ट के अंदर डाटा को भी स्टोर किया था। एरे उसी तरह की होती है, बट एरे का एक ये जो मेनली अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो एरे सिर्फ एक तरह के डाटा को स्टोर करती है और हम ये जो बातें कर रहे हैं ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अप्लाई होती हैं। फिर हर लैंग्वेज डिफरेंट तरह से डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करती है। अगर हम बात करें एरे की, एरे के अंदर हम जो है वो सिमिलर टाइप ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं। फिर लिंक्ड लिस्ट की बात करें तो उसमें एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं, वो सीक्वेंस में स्टोर होते हैं, लेकिन लिंक्ड लिस्ट जो है वो डायनामिक होती है, यानी उसको हम चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, एरे का साइज़ चेंज नहीं कर सकते। फिर हमारे पास स्टैक होती है। स्टैक इस तरह होता है जिस तरह हम कहते हैं ना, एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ रख देना। और फिर हमारे पास क्यू आती है। इनको इन डिटेल हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्यू हमारी जिस तरह हम कहते हैं ना, एक लाइन होती है, जो सबसे पहले आया है वो सबसे पहले बाहर जाएगा। अब नॉन लीनियर की बात करें तो हमारे पास ट्री आते हैं और ग्राफ्स आते हैं। ट्रीज़ और ग्राफ्स बेसिकली आपको एक नेटवर्क या हायरार्किकल, अगर आपने रिप्रेजेंटेशन शो करानी हो। हायरार्की का मतलब क्या होता है? एक के बाद दूसरी चीज़, यानी जिस तरह हम कहते हैं ना, कुछ हमारे ओनर होते हैं और कुछ मातहत होते हैं जिन्हें हम सबऑर्डिनेट्स कहते हैं। या आप कह लें पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट होता है, एक पेरेंट है और फिर फर्दर उसके चाइल्ड हैं और फिर वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। सो इस तरीके से हम नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं और फिर ग्राफ्स वगैरह यूज़ करते हैं, जिसमें हम कहते हैं नेटवर्क होता है, बहुत सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इनको हम इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कस करेंगे, बट मेनली ये हमारी टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस करनी है। तो जैसा कि हमने अभी बात की थी कि एरे हमारी जो है वो एक सिमिलर टाइप ऑफ डाटा को स्टोर करती है। बेसिकली एरे क्या होती है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा स्टोर इन कंटिन्यूअस, और इसको अक्सर कंटीजियस मेमोरी लोकेशन भी कहते हैं। अब इसको उर्दू में समझ लें कि एक्चुअली ये है क्या। देखिए, एरे का मतलब है कि हमने एक तरह के एलिमेंट्स या डाटा को इकट्ठा करके एक सीक्वेंस की अंदर अ, अपने कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर कर दिया और मेमोरी में भी वो सीक्वेंस में पड़े हुए हैं, यानी वन आफ्टर द अदर। तो वो हमारी ये कह रहे हैं, यानी सिमिलर टाइप ऑफ डाटा, यानी अगर नंबर है 1 2 3 तो सारे नंबर होंगे, अगर ए बी सी हैं तो सारे कैरेक्टर्स होंगे। तो या तो ये सारे कैरेक्टर्स होंगे या फिर हमारे सारे के सारे जो हैं वो नंबर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे या फिर फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंट के नंबर होंगे। डिफरेंट मिक्स टाइप ऑफ डाटा एरे स्टोर नहीं कर सकती।
अब अगर बात करें की फ़ीचर की, या इसे आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें, या आप इसे इसके एडवांटेजेस भी कह सकते हैं, आप इसके बेनिफिट्स भी कह सकते हैं, आप फ़ीचर्स भी कह सकते हैं। वो क्या हैं? सबसे पहली बात कि आपको, जिस तरह हम कहते हैं ना, एक वेरिएबल बनाते हैं तो उसके अंदर एक ही वैल्यू स्टोर करते हैं। लेकिन एरे के अंदर आप बहुत सारी वैल्यूज़ इकट्ठी स्टोर कर सकते हैं एक वेरिएबल के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बजाय इसके कि मैं, अगर मुझे स्टोर करना है, मैं 10 वेरिएबल क्रिएट करूँ, मैं एक वेरिएबल क्रिएट करके उसके अंदर जो है वो मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर दूँगी। जैसे बजाय इसके कि मैं हर स्टूडेंट के हर मार्क्स के लिए अलग वेरिएबल बनाऊँ, मैं एक स्टूडेंट की एरे बना के उसके अंदर 10 जो है वो स्टूडेंट का, या 40 स्टूडेंट का अगर मैं मार्क्स डालना चाहती हूँ तो मैं स्टोर कर सकती हूँ। तो इसका मतलब है मुझे 10 वेरिएबल ही बनाने पड़े, एक ही वेरिएबल से मेरा काम हो गया। दूसरी चीज़, इसके अंदर हर जो एरे का एलिमेंट होता है उसको एक इंडेक्स असाइन होता है। इंडेक्स क्या होता है? जब भी हम एरे के अंदर अपने वैल्यू स्टोर करते हैं तो जो सबसे पहली वैल्यू होती है जो हम एंटर करते हैं वो इंडेक्स 0 होती है, और जो सबसे आखिरी होती है वो n-1 होती है। n-1 का मतलब क्या है? अगर मैंने n नंबर ऑफ स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना है, यानी n क्या है? मेरा वो नंबर जितने मैंने टोटल एलिमेंट स्टोर करने हैं। जैसे मैंने स्टोर करने हैं 40, तो n मेरा क्या हो गया 40, और आखिरी का एड्रेस जो है वो हमेशा क्या होता है n-1। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अगर एरे का साइज़ n हो तो आखिरी एलिमेंट का साइज़ क्या होगा? वो n-1 होगा। यानी कि अगर 40 है तो 40-1 39 होगा, और पहला क्या होगा? 0। या फिर अगर आपको रैंडमली दे के कहा जाए कि बताएँ ये फ़लानी जो नंबर है इसकी, यानी अगर एरे दे दी जाए और बताएँ, आपसे कहा जाए कि आइडेंटिफ़ाई करें इसका एड्रेस क्या होगा, तो आपने इस तरह से काउंट करना है। पहला 0 है, क्योंकि स्टार्ट 0 से हो रहा है तो आखिरी हमेशा क्या होगा? वो अगर 40 है तो 39 होगा। इसी तरह से जो भी आपका नंबर होगा उसमें से n-1 करनी। अगला करैक्टरिस्टिक्स एरे का क्या है कि आपका जो डाटा है वो फिक्स साइज़ होता है, यानी एक दफ़ा जो आपने एरे बना दी और जो स्टोर कर दी है वो वही रहेगी, आप उसका साइज़ आगे जाके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज नहीं कर सकते। यानी अगर मैंने स्टार्ट में एरे को कह दिया कि उसके अंदर मैंने 10 एलिमेंट स्टोर करने हैं और मैंने उसको साइज़ 10 दे दिया, तो वो साइज़ 10 ही रहेगा, आगे जाके मैं उस साइज़ 10 को 20 नहीं कर सकती। अगर करना भी है तो उसके लिए मुझे कोई और प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा कि एक और एरे बनाऊँ, उसका साइज़ इंक्रीज़ करूँ और इसकी वैल्यूज़ कॉपी करके उसके अंदर डालूँ, जो कि एक लंबा प्रोसीजर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरे के अंदर हम फिक्स साइज़ जो दे देते हैं, फिर पूरे प्रोग्राम के अंदर वही यूज़ होता है, वो चेंज नहीं होता। बाकी इसको मैनेज करना आसान होता है। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आसानी से एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, हमें इंडेक्स पता होना चाहिए, और मिक्स डाटा टाइप को ये सपोर्ट नहीं करता। अब बात करते हैं, बल्कि अब एक दफ़ा इसकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं और फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरे की। यहाँ पर आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है जिसके अंदर आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। ऊपर टॉप पे आपको नज़र आ रही है मेमोरी लोकेशन, दरमियान में आपको नज़र आ रहा है कुछ डाटा ABCD, तीसरी चीज़ आपको नज़र आ रही है 0, 1, 2 इंडेक्सेस। अब अगर आपसे मैं ये पूछूँ कि इस एरे का साइज़ क्या है, तो इस एरे का साइज़ क्या है? आखिरी एलिमेंट 6 है तो 6 + 1 7, इसका मतलब है इसका साइज़ 7 है। स्टार्ट कहाँ से हुआ? 0, साइज़ क्या है? n7, आखिरी एलिमेंट का एड्रेस क्या है? n-1 दैट इज़ 6। तो टोटल हमारे एलिमेंट्स क्या हो गए? 6। अब मैं आपसे ये भी पूछ सकती हूँ, मुझे बताएँ एड्रेस ऑफ डी क्या, डी का एड्रेस क्या है? तो वो एरे का जो भी नाम होगा और इंडेक्स 3rd होगा। यानी 3 इंडेक्स के ऊपर हमारा डी सेव है, हालाँकि ये 4th एलिमेंट है लेकिन इंडेक्स इसका 3 है, वही बात स्टार्टिंग 0 से होगी। तो इंडेक्स से हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं आसानी से। इंडेक्स हमें सिर्फ़ ये एबिलिटी देता है कि हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकें, यानी जब भी हमें किसी स्पेसिफ़िक एलिमेंट को उठाना होता है तो हम यूज़ करते हैं इंडेक्स ऑफ एरे। उसके बाद आता है डाटा। डाटा तो वही होता है जो आपने स्टोर करना होता है, और ये बात मैंने आपको पहले बताई कि सिमिलर टाइप ऑफ डाटा स्टोर होता है। आप देख रहे हैं ABCDEFG, इसके अंदर कहीं भी आपको 1 2 3 नज़र नहीं आ रहा। सो इसका मतलब है कि हमने सेम टाइप ऑफ डाटा स्टोर कर दिया कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में। कंटीजियस मेमोरी लोकेशन, अब आप टॉप पे देख रहे हैं मेमोरी लोकेशन है, अगर पहले की मेमोरी लोकेशन 100 है, अगले की 101 है, यानी कंटिन्यूअस जो मेमोरी सेल्स हैं उसके अंदर स्टोर हो रहे हैं। अब आपको पता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो मेमोरी सेल्स की फॉर्म में होती है। यानी हर एक जो आपका मेमोरी सेल होता है वो 1 बाइट यानी 8 बिट्स को स्टोर करता है, और आपको पता है कि आपका ए जो है वो आस्की कोड में 8 बिट्स को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब है कि एक मेमोरी सेल एक जो आपका बाइट है उसको स्टोर कर रहे हैं, और कंटीजियस यानी कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में सेव है। ऐसा नहीं है, अगर मैं यही काम वेरिएबल में करती और मैं 7 वेरिएबल बनाती तो शायद पहला वेरिएबल 100 पे होता, दूसरा 103 पे होता, तीसरा 106 पे होता, और
डिफरेंट प्लेसेस पे होते हैं, यानी वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में ना होते। लेकिन एरे के अंदर ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में होते हैं। अगर पहला 100 पे है, अगला 101 पे होगा, अगला 102 पे होगा, अगला 103 पे होगा एंड सो ऑन। अब ये कौन-सी मेमोरी लोकेशन है जो आपके कंप्यूटर के अंदर उनके हर लोकेशन का मेमोरी एड्रेस होता है। एबीसी क्या है, वो डाटा जो हम स्टोर करना चाहते हैं, और इंडेक्सेस क्या हैं जो हमने अपनी एरे के उसको असाइन किए हैं ताकि हम किसी भी एलिमेंट को आसानी से एक्सेस कर सकें। तो ये होती है आपकी एरे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एरे। बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरे की। टाइप्स ऑफ एरे जो है वो बेसिकली दो होती हैं। एक होती है हमारे पास वन डायमेंशनल एरे और दूसरी होती है हमारे पास टू डायमेंशनल एरे। नाम से लग रहा है वन डायमेंशनल मीन किसी एक डायमेंशन यानी एक डायरेक्शन या एक चीज़ की हम बात करेंगे, टू डायमेंशनल में हम दो की बात करेंगे। तो वन डायमेंशनल हमारी वो होती है जिसके अंदर हम अपना डाटा जो है वो एक सिंगल रो के अंदर स्टोर करते हैं, यानी हमारे पास सिर्फ एक रो की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। इसमें डाटा को जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया, वो बेसिकली हमारी सिंगल वन डायमेंशनल एरे ही थी, जिसमें सिंपली हमने कहा कि हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं और उसको इंडेक्स देते हैं। पहले का इंडेक्स जो है वो हमेशा ज़ीरो होता है, आखिरी का n-1 होता है, और जो हम उसको साइज़ देते हैं उतने ही हम उसके अंदर डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और एक जो हमारी एरे होती है उसमें हम एक ही टाइप ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जांपल गिवन है ये किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में नहीं है, ये जस्ट बेसिक, क्योंकि आपको पता है कि ये कॉन्सेप्ट सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम होते हैं। डाटा स्ट्रक्चर सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एक ही है। द ओनली डिफरेंस इज सिंटेक्स। जावा का सिंटेक्स अपना होगा, सी प्लस प्लस का अपना, पाइथन का अपना। ये जो मैंने लिखी है ये बेसिकली रिजेंबल करती है सी प्लस प्लस और जावा से, लेकिन ये किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज का नहीं है। जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने सामने ये लिख दी ताकि आपको समझ में आ जाए कि अच्छा, जो एरेज होती हैं वो बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह बनती हैं। तो ये जो नंबर्स हमने लिखा, नंबर्स, तो नंबर्स हमारी एरे का नाम है। नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हमने लिखा ये साइज़ होता है कि हम इसके अंदर कितने एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की कि एरे का साइज़ फिक्स्ड होता है, जो हम शुरू में रख देते हैं हम उसको उसके अंदर उतना ही डाटा स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा या कम नहीं कर सकते। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर मैंने नंबर्स की लिस्ट ये एरे बनाई, तो इसके अंदर मैंने अगर 5 लिख दिया तो इसका मतलब है अब मैं इसको कोई 5 ही नंबर्स असाइन कर सकती हूँ, या इसके अंदर 5 ही कोई वैल्यू स्टोर कर सकती हूँ, जिसमें से पहली वैल्यू जो है वो 0 इंडेक्स लोकेशन पे सेव होगी और आखिरी वाली 4 पे, यानी n-1, n यहाँ 5 है तो n-1 यानी वो 4 पे स्टोर होगी। तो अब जो ये करली ब्रैकेट्स के अंदर हमने 10, 20, 30, 40, 50 लिखा, ये हमारा डाटा है। 10 0 पे स्टोर है, 21 पे स्टोर है, 30 थर्ड लोकेशन पे स्टोर है, 40 जो है वो हमारा 0 1 2 3, और 50 जो है वो 4 पे हमारा स्टोर है। यानी कि 0 से लेके 4 तक हमारी ये लोकेशंस इनको असाइन हो रही हैं और हमारी ये वैल्यू स्टोर है। तो इस तरीके से हम जो है वो वन डायमेंशनल एरे बनाते हैं, और ये सिंगल एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन यानी वन आफ्टर द अदर स्टोर होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें अपनी टू डायमेंशनल एरे की, तो टू डायमेंशनल एरे के अंदर हम टेबल की फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं, जो सबसे आसान लफ्ज़ों में अगर हमने याद रखना हो तो। यानी हमारा टेबल होता है, अब आपको पता है टेबल किससे मिलके बनता है, रोज़ और कॉलम से। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास रोज़ होता है और दूसरा हमारे पास कॉलम। और इसके अंदर जो हमारे पास जब हम एरे बनाते हैं तो एरे के अंदर हम 2 चीज़ें देते हैं। पहली चीज़ देते हैं रो का साइज़ और दूसरी देते हैं कॉलम का साइज़। जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है मार्क्स ब्रैकेट के अंदर 2 और 3, तो इसका मतलब है यहाँ 2 रोज़ होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। अब यहाँ आप नीचे देख रहे हैं कि मैंने एक जो मेन कर्ली ब्रैकेट्स डाली हैं वो ये बता रही हैं कि ये कह रहे हैं, उसके अंदर आपको 2 फर्दर स्क्वायर ब्रैकेट नज़र आ रही हैं, वो 2 रोज़ हैं, यानी वो हमारी 2 रोज़ हैं, और हर रो के अंदर आपको 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं। यानी ये बेसिकली हमारी जो है वो टू डायमेंशनल एरे है जिसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। और हमारे हमने डाटा उसके अंदर स्टोर कर दिया। इस फॉर्म में हम स्टोर कर सकते हैं। मोस्टली सी प्लस प्लस जावा के अंदर हम इस तरह से इसको स्टोर करते हैं। और इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, ये तो आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि रोज़ मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स इक्वल्स टू टोटल साइज़, यानी इस एरे के अंदर हम कितने एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। 3 2 ज़ार 6, तो आप देख सकते हैं कि हमने 6 एलिमेंट्स स्टोर कर दिए। और ये एलिमेंट स्टोर कैसे होंगे, टेबल की फॉर्म में, और टेबल में भी रोज़ और कॉलम्स होंगे, और हर रो और हर कॉलम भी 0 से स्टार्ट होगा। यानी अगर 2 रोज़ हैं तो एक पहली रो 0 होगी, दूसरी 1 होगी, और अगर 3 कॉलम है तो पहला कॉलम 0, दूसरा 1 और फिर 2। इसको हम नेक्स्ट डायग्राम में भी देखेंगे कि किस तरीके से इसके अंदर इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं और किस तरीके से हम उसे एक्सेस करते हैं। सामने आपको नज़र आ रहा है सबसे पहले एरे का वर्ड ही हमने एरे के अंदर स्टोर किया। अब पहला ए जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है, उसका इंडेक्स 0 है।
वाई फिफ्थ एलिमेंट है, इंडेक्स 4 है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। एरे की टोटल जो साइज़ या लेंथ है वो 6 है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है और हर एक को हम इंडेक्स से आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी वन डायमेंशनल एरे सेव होती है। ये बिल्कुल उसी सिंपल एरे की तरह है जो हमने पहले डिस्कस की। नाउ लेट्स सी कि टू डायमेंशनल एरे कैसी होती है। ओके, तो टू डायमेंशनल एरे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल रोज़ और मल्टीपल कॉलम्स की फॉर्म में होती है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास जो रोज़ हैं वो 4 हैं, कॉलम 5 हैं। यानी ये हमारा 4 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स या टेबल है। यानी अगर हम ये बनाएँगे तो हमारी रोज़ 4 होंगी और कॉलम 5 होंगे। जिस तरह एरे सिंगल जो हमारी वन डायमेंशनल एरे है, वो अगर स्टार्ट 0 से होती है तो यहाँ पर रोज़ और कॉलम भी वही सेम रूल्स को फ़ॉलो करते हैं कि रो भी 0 से स्टार्ट होगी और कॉलम भी 0 से स्टार्ट होगी। आखिरी एलिमेंट हमेशा जो अगर 4 रोज़ हैं तो आखिरी क्या 3 है, 5 कॉलम है तो आखिरी 5 है 4 है। और अगर आपने किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना होगा तो आप दोनों के इंडेक्स को मिला के एक्सेस करेंगे। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि 3 का एड्रेस क्या है, तो 3 का एड्रेस है जी 02, यानी एरे का नाम और आगे 0 और 2, 0 रो और 2 कॉलम। यानी अगर आप उसको सीधा जाके देखें तो 0 रो के अंदर आ रहा है और 2 कॉलम के अंदर आ रहा है। तो 3 का एड्रेस 02 है। सिमिलरली 13 का एड्रेस क्या है? 13 के एड्रेस को अगर आप आइडेंटिफ़ाई करें तो सेकंड रो, ये थर्ड रो है लेकिन और नंबर 2 है, तो 2 2 वाली लाइन में सीधा जाएँ, यानी रो में 2 आएगा और कॉलम में क्या आएगा, वो भी 2। तो यानी इसका एड्रेस क्या है? एरे का नाम और 2। तो इस तरीके से हम जो है वो रोज़ और कॉलम्स के अंदर डाटा को स्टोर कर सकते हैं। टू डायमेंशनल के अंदर हम जब स्टोर करते हैं तो वो इस तरीके से हम जो है वो डाटा को 2 इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हैं। पहला इंडेक्स कौन-सा होगा? रो का, और दूसरा कौन-सा होगा? कॉलम का। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिंक्ड लिस्ट। देखिए, इसके नाम से पता चल रहा है कि लिंक्ड लिस्ट यानी एक ऐसी लिस्ट जिसके अंदर आपके एलिमेंट्स एक दूसरे से लिंक कर रहे होंगे। अब लिंक कैसे करेंगे? एक तो आपने बात याद रखनी है कि लिंक्ड लिस्ट के अंदर हमारे हर एलिमेंट को हम नोड कहते हैं। नोड बेसिकली एक सिंगल एलिमेंट की बात हो रही है लिंक्ड लिस्ट के अंदर। ये लिस्ट के अंदर अगर 5 एलिमेंट है तो 5 नोड हैं। अब लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है कि ये एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो कि सीक्वेंस में एलिमेंट्स को लिंक कर देता है। जो हर आने वाला नेक्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस पिछले के पास मौजूद होता है। प्लस ये डायनामिक साइज़ होता है, यानी कि जिस तरह हमने कहा था एरे शुरू में फिक्स होती है और जो हम शुरू में रखते हैं उसका साइज़ वही रहता है, नेक्स्ट में चेंज नहीं कर सकते। लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। लिंक्ड लिस्ट के अंदर आपके पास जो है वो 2 चीज़ें आती हैं, एक आपके पास डाटा होता है और दूसरा उसका पॉइंटर या लिंक होता है जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा होता है। और डाटा हमारा कंटिन्यूअस यानी सीक्वेंस में स्टोर होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसकी पिक्टोरियल यानी पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आए कि ये कैसे हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से लिंक होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 नोड गिवन है, यानी 4 एलिमेंट हैं और जो पहला है उसे हम हमेशा हेड एलिमेंट कहते हैं और उसके पास जो है वो किसी का एड्रेस नहीं होता क्योंकि वो पहला एलिमेंट होता है। और एलिमेंट के साथ इसमें जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है वो आपका एलिमेंट का डाटा है और जो नेक्स्ट ग्रीन नज़र आ रहा है वो एड्रेस है और ये हर एक जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ये नोड है। और हर नोड के पास जो है वो अपनी नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, यानी फर्स्ट वाले के पास 10 के पास 20 का एड्रेस है, 20 के पास 30 का एड्रेस है और 30 के पास 40 का है, लेकिन 40 के पास किसी का एड्रेस नहीं होगा, वो नल होगा क्योंकि वो लास्ट एलिमेंट है। और इसके ऊपर आपको रिप्रेजेंटेशन भी नज़र आ रही है कि कौन सा जो बॉक्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हमारी लिंक्ड लिस्ट में हर लिस्ट का एलिमेंट सीक्वेंस में सेव होता है और इसमें हम डाटा कहीं भी डाल सकते हैं और कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर डाटा को इंसर्ट करना आसान होता है, डाटा को प्रोसेस करना आसान होता है और इसकी जो डाटा की मॉडिफ़िकेशन है या चेंजेज़ हैं वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। ओके, अगर बात करें हम अपनी टाइप्स ऑफ लिस्ट की तो सबसे पहली लिस्ट हमारे पास लिस्ट की टाइप है जी सिंगली लिंक्ड लिस्ट। इसको सिंगली लिंक्ड लिस्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज़ ये एक ऐसी लिस्ट है जिसमें हमारा हर एलिमेंट सिर्फ नेक्स्ट को पॉइंट कर सकता है, यानी सिर्फ एक डायरेक्शन में ये एड्रेस को और एलिमेंट्स को पॉइंट और लिंक करती है। यानी यहाँ पर हर जो नोड है वो अपने नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है या नेक्स्ट नोड के मतलब उसके पास एड्रेस होता है अपने नेक्स्ट नोड का।
और इसके अंदर हमारे पास हर जो नोड है वो 2 उसके स्ट्रक्चर के अंदर उसके पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है डाटा और दूसरा होता है पॉइंटर या उसे हम नेक्स्ट का नाम भी दे सकते हैं, यानी बेसिकली प्रोग्रामिंग में हम उसे पॉइंटर कहते हैं, यानी वो एड्रेस बता रहा होता है अगले का। और जो पहला एलिमेंट होता है वो हमेशा पॉइंट करता है सेकंड को, सेकंड थर्ड को, थर्ड फोर्थ को, और लास्ट वाला जो है वो नल यानी किसी चीज़ को भी पॉइंट नहीं करता, क्योंकि वो आखिरी एलिमेंट होता है और वो बता रहा होता है कि यहाँ हमारी लिस्ट एंड हो रही है। और ये सिंगली लिंक्ड लिस्ट बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने अभी सिंपल लिस्ट की बात की थी। अब डायग्रामेटिकली नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि किस तरीके से ये लिंक्ड होते हैं और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 4 नोड्स हैं, 10, एक नोड 10 वाला, एक 15 वाला, एक 5 वाला और एक 20 वाला। जो फर्स्ट हमारा नोड है उसको हमेशा हम हेड कहते हैं, ये हमारा हेड है। और इसका आप देख सकते हैं इसका अपना एड्रेस कोई भी और पॉइंट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये पहला एलिमेंट है, लेकिन ये पॉइंट कर रहा है अगले एलिमेंट को जिसका एड्रेस है 49 4900। और अगले के पास जो डाटा है वो 15 है और वो पॉइंट कर रहा है अपने नेक्स्ट एड्रेस को जो कि 5000। और सिमिलरली जो ये 5 वाला नोड है ये अपने नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, यानी इसके पास एड्रेस है अगले का 20 का। और 20 वाला क्योंकि लास्ट एलिमेंट है तो उसके पास किसी का भी एड्रेस नहीं है, और वो एक नल पॉइंट, नल बेसिकली वैल्यू हमने लिखी, यानी इसके बाद कोई भी और नहीं है नेक्स्ट हमारी लिस्ट का एलिमेंट, और यहाँ हमारी लिस्ट एंड हो रही है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ लिस्ट की, जिसे हम कहते हैं डबली लिंक लिस्ट। और इसे डबल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में पॉइंट कर सकती है, ये अपने प्रीवियस नोड को भी पॉइंट का एड्रेस भी सेव करते हैं, और हर नोड अपने नेक्स्ट नोड का भी एड्रेस सेव करता है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो हर नोड के पास 3 चीज़ें होती हैं, एक उसका डाटा, एक प्रीवियस नोड का एड्रेस और एक नेक्स्ट नोड का एड्रेस। और अगर इसकी फ़ीचर करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो ये कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू सिंगली लिंक्ड लिस्ट। और सिंगली लिंक्ड लिस्ट में मेमोरी भी कम लगती है, यहाँ मेमोरी भी ज़्यादा लगती है, वो सिर्फ़ एक जो है वो एड्रेस को स्टोर करता है नेक्स्ट का, इसको प्रीवियस का भी स्टोर करना होता है। और इसको हम नेविगेट यानी मूव हम आगे पीछे दोनों साइड पे कर सकते हैं, हम आगे मूव करना चाहें आगे भी कर सकते हैं, बैक भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों का इनके पास एड्रेस हर नोड के पास मौजूद होता है। और हम किसी भी कहीं भी डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक में जस्ट हम अपने प्रीवियस और नेक्स्ट के डाटा एड्रेस को अपडेट कर देंगे, और जहाँ हम डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। लेकिन ये मेमोरी ज़्यादा लेता है, ये इसका ड्रॉबैक है। और अदरवाइज़ ये हमें फ़ीचर ज़्यादा प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके अंदर हम आगे पीछे यानी बैक एंड फोर्थ दोनों साइड में मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें डायग्रामेटिकली हम देख रहे हैं कि एक डबली लिंक्ड लिस्ट जो है वो कैसे काम करती है। यहाँ हमारे पास 4 नोड हैं, ए, बी, सी और डी। ए जो है वो हेड नोड है। अब हेड नोड के पास प्रीवियस में नल है, यानी उससे पहले कोई और नोड नहीं है, इसलिए उसके प्रीवियस वाले जो पॉइंटर है वो नल को पॉइंट कर रहे हैं, जिससे हमें पता चल रहा है ये हेड नोड है। और इसके नेक्स्ट में किसका एड्रेस होगा? बी का, यानी बी का जो एड्रेस है वो ए के नेक्स्ट में स्टोर हो जाएगा। अब बी के पास 2 चीज़ें हैं, एक प्रीवियस और एक नेक्स्ट। प्रीवियस में इसके पास ए का एड्रेस होगा, नेक्स्ट में इसके पास सी का एड्रेस होगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं सी के पास फिर 2 एड्रेसेस हैं, प्रीवियस में उसके पास बी का एड्रेस और नेक्स्ट में उसके पास डी का एड्रेस। सिमिलरली डी के पास प्रीवियस में सी का एड्रेस है, बट नेक्स्ट में नल है, क्योंकि ये हमारा लास्ट एलिमेंट है, इसके बाद और कोई एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमने इसके नेक्स्ट में क्या डाल दिया? नल। तो इस तरीके से हम डबली लिंक लिस्ट बनाते हैं, जिसमें एक हमारे पास डाटा होता है और 2 एड्रेसेस पॉइंटर होते हैं जो कि पॉइंट कर रहे होते हैं प्रीवियस और नेक्स्ट को। और अब बात करते हैं थर्ड टाइप की, दैट इज़ सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब नाम से, हर एक के नाम से ना उनका मीनिंग डिपिक्ट हो रहा होता है, यानी मीनिंग ही उसका बता रहा होता है कि ये क्या काम करेगा। अगर हम सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात करें तो पता चल रहा है कि ये वो लिंक लिस्ट होगी जो सर्कल बनाएगी। अब सर्कल कैसे बनाएगी? कि हमारा जो पहला एलिमेंट होगा उस वो लिंक्ड होगा आखिरी के साथ, यानी आखिरी के पास नेक्स्ट का एड्रेस होगा फर्स्ट का, और फर्स्ट वाले के पास एड्रेस होगा आखिरी वाले का। तो इस तरीके से एक लूप क्रिएट हो जाएगा, यानी एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा, और फिर हम मूव कर सकते हैं उस सर्कल के अंदर। अब जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है ये दोनों तरह से बन सकती है। सिंगली लिंक लिस्ट की भी सर्कुलर लिंक लिस्ट बन सकती है,
यानी हम पहले और आखिरी को लिंक कर दें, और डबली लिंक लिस्ट भी हम सर्कुलर बना सकते हैं, उसमें भी हम पहले और आखिरी को लिंक कर देंगे। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर गिवन है ये सिंगली लिंक लिस्ट का है, लेकिन आगे डायग्रामेटिकली हम डबली लिंक लिस्ट का भी देखेंगे। लेकिन बात वही है कि सिंगली लिंक लिस्ट क्या है, जो जिसके पास सिर्फ डाटा और नेक्स्ट का एड्रेस होगा, और डबली के पास दो होगा। लेकिन सर्कुलर में जो है वो, जहाँ हम कहते थे ना, वो जो हमारी सिंगली लिंक लिस्ट थी उसमें आखिरी वाले का नल होता था, तो यहाँ पर अब नल नहीं होगा, अब वो पहले को जो है वो लिंक या पॉइंट कर रहा होगा, बेसिकली उस पॉइंटर के पास उसका एड्रेस होगा। और इसको यूज़ हम कहाँ करते हैं, और ये अगर इसकी यूज़ की बात करें तो आपने अक्सर देखा होगा, जैसे हम कोई प्लेलिस्ट वगैरह प्ले करते हैं, तो वो एक सर्कुलर लूप में चल रही होती है ना, और वहाँ अक्सर आपने देखा होगा 2 एरो बने होते हैं, नेक्स्ट भी और मूव भी एक सर्कुलर टाइप शेप दे रहा होता है। ये आगे नेक्स्ट में हम देखते भी हैं। तो इसका मतलब है कि वो एक लूप क्रिएट कर रहे होते हैं, और ऑटोमेटिकली एक के बाद दूसरा, और हम कहीं भी कभी भी किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं, आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड हम मूव कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि हमने बात की कि हमारी जो सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है वो हम सिंगली लिंक लिस्ट से भी बना सकते हैं और डबली लिंक लिस्ट से भी बना सकते हैं। सिंगल लिंक लिस्ट, जैसा कि हमने पीछे अभी डिस्कस किया, कि उसके पास एक हेड होता है और एक लास्ट एलिमेंट होता है, आपको ऊपर टॉप पे नज़र भी आ रहा है। हर एक सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करता है, और हर एक के पास नेक्स्ट का एड्रेस होता है। लेकिन जब इसको हम सर्कुलर बनाएंगे, तो हमने कहा था कि सर्कुलर में सिंपली हम क्या करते हैं कि जो आखिरी वाला है उसके नेक्स्ट को नल की बजाय हम एड्रेस दे देते हैं फर्स्ट का। तो इससे क्या होता है कि हमारा एक लूप क्रिएट हो जाता है, और अब ये हमारी क्या बन जाती है, सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो आप नीचे देख सकते हैं कि टी के पास जो है वो हमने नल को रेज कर दिया, हटा दिया, और उसको लिंक कर दिया, किससे, उसे एड्रेस दे दिया फर्स्ट एलिमेंट का। और इस तरीके से हमारी जो एक सर्कुलर लिंक सिंगली लिंक लिस्ट है वो क्रिएट होगी। दूसरी साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये हमारी डबली लिंक लिस्ट है, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट है बेसिकली। उसके लिए हमने क्या किया कि पीछे हमने बात की थी कि हमारी जो डबली लिंक लिस्ट होती है, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका प्रीवियस नल होता है, यानी क्योंकि उससे पहले कुछ नहीं होता तो वो नल को पॉइंट कर रहा होता है। लेकिन जब हमें उसे सर्कुलर बनाना होता है तो हम उसके प्रीवियस में आखिरी वाले का एड्रेस डाल देते हैं, और आखिरी वाला जो नल होता है उसको रेज करके उसको नेक्स्ट, यानी उसके नेक्स्ट में हेड का एड्रेस डाल देते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये एक सर्कुलर लिस्ट क्रिएट हो जाती है। अब फर्स्ट वाले के पास अब प्रीवियस के अंदर लास्ट वाले का डाटा है, और लास्ट वाले के नेक्स्ट में किसका डाटा, एड्रेस पॉइंटर आ गया, हेड का, यानी फर्स्ट का। तो इस तरीके से हमारी एक जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है, बेसिकली सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट है, वो हमने क्रिएट कर ली, और इस तरीके से हम इसको प्रोसेस और यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो एक तो आपसे जो है वो ये पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, एक तो ये डिफरेंसेस हैं जो मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, इसके अलावा हर एक का आपको पता होना चाहिए उसका पर्पस, यानी इस्तेमाल या यूज़ या बेनिफिट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और कब हम क्या यूज़ करेंगे और किस तरीके से करेंगे, और हर एक का स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, ताकि आप आगे इन फ्यूचर जब डाटा स्ट्रक्चर को इन डिटेल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी में अप्लाई करें तो आप इजीली इसका कोड लिख सकें और इसको अप्लाई कर सकें। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि एरे और लिंक्ड लिस्ट का डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एरे कंटीजियस मेमोरी लोकेशन के अंदर डाटा को स्टोर करती है और इंडेक्स के थ्रू हम एक्सेस कर लेते हैं, जबकि लिंक्ड लिस्ट के अंदर हमारा डाटा नॉन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन, यानी कॉन्टीन्यूसली स्टोर नहीं होता, बल्कि हमारे पास हर एक नोड के पास अगले का एड्रेस होता है, और उसके थ्रू बेशक कंटिन्यूस मेमोरी ना भी हो तब भी हम आराम से उनको लिंक करके और एक्सेस कर सकते हैं। एरे जो है वो फिक्स साइज़ होती है, इसका साइज़ जो आप एक दफ़ा दे दें उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते, स्टैटिक होता है, जबकि अगर हम लिंक्ड लिस्ट की बात करें तो ये डायनामिक होता है और चेंज हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें इंसर्शन डिलीशन की, तो एरे के अंदर मुश्किल होती है, लेकिन लिंक्ड लिस्ट के अंदर आसान होती है, क्योंकि एड्रेस और पॉइंटर अवेलेबल होते हैं और हम उसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, और पॉइंटर को भी अपडेट करके हम एलिमेंट को और इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज़ अगर थर्ड पे हमने उसको करना है तो वो हम कर सकते हैं, राइट? और एरे के अंदर हमें एरे के अंदर भी हम कर सकते हैं, बट कंपैरेटिवली थोड़ा-सा आप कह लें कि मुश्किल होता है। अगर हम बात करें एरे की, तो एरे कहाँ यूज़ करेंगे, यानी आप अब माइंड में आ रहा होगा कि अच्छा एप्लीकेशन क्या है, फिर एरे कहाँ यूज़ करें और लिंक्ड लिस्ट कहाँ करें। एरे हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारी चीज़ हमें पता हो कि बस फिक्स कर दी है और ये चेंज नहीं होगी। जैसे नॉर्मली अगर हमने कोई स्कोर गेम का स्टोर करना हो, स्टूडेंट के मार्क्स वगैरह स्टोर करने हों,
तो वो हम एरे यूज़ कर सकते हैं। लिंक्ड लिस्ट हम कहाँ यूज़ करेंगे? जहाँ हमें पता हो कि डाटा हमारा डायनामिक है, चेंज हो सकता है, जैसे म्यूज़िक प्लेलिस्ट हो गई, स्लाइड शो वगैरह हो गया, और इस तरह की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वहाँ पर हम लिंक्ड लिस्ट को प्रेफ़र करेंगे। बाकी साइज़, अगर मेमोरी की बात करें तो एरे कम साइज़ लेती है और लिंक्ड लिस्ट ज़्यादा साइज़ लेती है। एंड द रीज़न इज़ ऑब्वियस कि लिंक्ड लिस्ट में एड्रेसेस भी स्टोर करने होते हैं और एरे में एड्रेसेस स्टोर नहीं करने होते, हमें सिर्फ़ डाटा को स्टोर करना होता है। वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल एरे का भी डिफरेंस कर लेते हैं। हमने बात की थी वन डायमेंशनल एरे जो है वो सिर्फ सिंगल रो के अंदर डाटा को स्टोर करती है, जबकि टू डायमेंशनल एरे टेबल की फॉर्म में डाटा को स्टोर करती है। और हमारी वन डायमेंशनल एरे में हमें एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए सिर्फ एक इंडेक्स चाहिए होता है, लेकिन अगर हम बात करें टू डायमेंशनल की तो वहाँ हमें दो इंडेक्सेस चाहिए होते हैं, रो एड्रेस भी चाहिए होता है और कॉलम एड्रेस भी चाहिए होता है। और वन डायमेंशनल एरे को हम सिंपल टास्क के लिए यूज़ करते हैं, जबकि टू डी एरे को हम अपने अ काइंड ऑफ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स जो 1D से ज़्यादा होते हैं, जैसे गेम्स, बोर्ड वगैरह कर लें, टेबल्स वगैरह, टाइम टेबल्स वगैरह कर लें, वहाँ पर हम 2D एरे को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम 1D एरे को प्रेफ़र करते हैं। फिर अगर हम बात करें सिंगली लिंक्ड लिस्ट और डबली लिंक्ड लिस्ट की, तो सिंगली लिंक्ड लिस्ट के अंदर हमारा जो है हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लिंक करते हैं अपनी लिस्ट को, और वो सिर्फ नेक्स्ट से लिंक होते हैं, जबकि डबली में हमने बात की थी कि नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों लिंक होते हैं। सिंगली लिंक्ड लिस्ट में हम सिर्फ डाटा को एक ही डायरेक्शन में रीड कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं, जबकि डबली लिंक्ड लिस्ट के अंदर हम दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं। और सिंगली लिंक्ड लिस्ट में एक पॉइंटर यूज़ होता है, जबकि डबली में हम दो पॉइंटर यूज़ करते हैं। सिंगली में ऑब्वियस सी बात है, एक पॉइंटर है कम मेमोरी, दो पॉइंटर डबल मेमोरी। और अगर इंसर्शन डिलीशन की भी बात करें तो डबली लिंक्ड लिस्ट में इसलिए आसान होती है, आगे पीछे दोनों पता होते हैं, दोनों एड्रेस को चेंज करके हम कर सकते हैं। और सिंगली लिंक्ड लिस्ट में थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि सिर्फ नेक्स्ट को अपडेट हम कर सकते हैं और उसको हम चेंज करके उसको प्रोसेस कराते हैं। बाकी अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की या फिर यूज़ की, तो उसमें हमारे पास जो है वो हम सिंगली लिंक लिस्ट को सिंपल टास्क के लिए करते हैं, जैसा कि अगर हमने सिंपली कोई एक स्टैक बनाना है या क्यू बनाना है, जो कि आगे हम डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह, उसके लिए यूज़ करते हैं। डबल ई लिंक लिस्ट में जहाँ पर हमें कुछ ऐसा करना हो, जैसे अनडू रीडू वगैरह करना हो, हमें पता हो हम आगे पीछे दोनों साइड पे मूव करना चाहते हैं और डाटा को दोनों तरह से सेव करना है। पिछले का भी हमें पता हो कि पिछला डाटा क्या था, अगले का भी पता हो क्या था, यानी कहाँ था या उसका एड्रेस क्या था, तो वहाँ पर हम डबल ई लिंक्ड लिस्ट को प्रेफ़र करते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे भी थोड़ी-सी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। और कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, और आप फ़र्दर इसमें अगर कुछ एडिशन चाहते हैं या आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफ़िक टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि जिन पे वीडियो बनाई जाए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, and do share with your friends and class fellows as well.